नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है उसको स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और भारत में जो वायरस फैला हुआ है कोविड-19, उसके लिए आपको जो भी प्रिकॉशंस या जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है उनको आपको फॉलो तो करना ही करना है। उसके साथ में ही आप में से जितने भी लोग 18 प्लस के हो गए हैं, जिनकी भी आयु 18 साल से ऊपर हो गई है, 18 प्लस हो गए हैं, उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई वेबसाइट है, दैट इज़ कोविन.gov.in। ठीक है, इससे पहले आपको www यूज़ करना है। इस कोविन.gov.in पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 1 महीने बाद में ये जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तो आपको इसकी पहली डोज लगेगी। तो जिन भी लोगों ने जो 18 प्लस हो गए हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करें और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम हमारे आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश को लेके नहीं है। आज हम जो है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके लिए मैं तो कहूँगा सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको सभी को पता है कि मेनली जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो स्पेशली फॉर एयरफोर्स और नेवी के लिए जो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये एसएससी वगैरह में भी इनमें भी आते हैं। तो आप इनको अच्छे से देखें, इन सारे क्वेश्चंस को। हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक और निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशंस होते हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो यहाँ नाम दिया गया है मालाबार युद्ध अभ्यास। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो मालाबार युद्ध अभ्यास है, आप सोचें नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच हुआ था। सो आर करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं नीचे। मालाबार जो युद्धाभ्यास है, ऑप्शन सी, आंसर सी इसका राइट है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य मालाबार होता है। और जो ऑप्शन में था भारत और फ्रांस के बीच में, तो उसको एक वर्ड बोला गया, दैट इज़ शक्ति युद्धाभ्यास। ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। एक भारत और श्रीलंका के मध्य है, वो है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। ठीक है, भारत और श्रीलंका आप पड़ोसी देश है, मित्र है तो मित्र। और भारत और मंगोलिया, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नॉमेडिक एलिफेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, भारत और मंगोलिया के बीच में मंगोलिक नोमैडिक एलिफेंट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है दोस्तों में, तो प्लीज़ शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज़ निम्न में से कौन सा फुटबॉल कप या कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों, फुटबॉल जो संबंधित कप है, दैट विल बी आर ऑप्शन डी, दैट इज़ ड्यूरेंट कप। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, फुटबॉल से जो कप संबंधित है डेट इज ऑप्शन डी, ड्यूरेंट। और ड्यूरेंट के अलावा मैं बोलूँ तो माड्रिका, सुब्रतो, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और रोवर्स कप, ये सब भी फुटबॉल से एसोसिएटेड है ड्यूरेंट्स के अलावा। और ऑप्शन में जो थे, बैटन कप वो हॉकी से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। एंड थॉमस कप जो है उसका संबंध बैडमिंटन से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ नील क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन। जैसे आपने ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा होगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वैसे ही आपको बताना नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों। तो आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, श्वेत क्रांति मैंने आपको बता ही दिया है, दुग्ध उत्पादन से है। झींगा मछली, ये एक मछली, सिर्फ एक मछली के उत्पादन की बात कर रहे हैं, जबकि ये सभी मछलियों के उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में। नीली क्रांति का संबंध मैंने अभी आपको बताया, मत्स्य पालन से है या फिर मत्स्य से है। दूसरा हम बात करें
श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से, ये याद रखिएगा। और भूरी जो क्रांति है वो संबंधित है किससे, उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक किसको बोलते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजर से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ भारतीय रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना आपको बतानी है। ये इन भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये एक ईयर आपने रेलवे संबंधी देखा हुआ लग रहा होगा कि पहली भारतीय ट्रेन जो है चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। 1950 में दोस्तों क्या होता है, 1950 में नेशनलाइजेशन होता है। जिस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उसी प्रकार से रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1950 में। तो 1905 में रेलवे बोर्ड बैठता है, 1950 में नेशनलाइजेशन होता है, और 1853 में क्या होती है, फर्स्ट ट्रेन मुंबई टू ठाणे से बीच में। और अगर हम बात करें 1984 में, तो दोस्तों 1984 में वेस्ट बंगाल में मेट्रो चालू की गई थी उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यही एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ, 53 में जो ट्रेन चली मुंबई से ठाणे के बीच में वो 34 किलोमीटर चली, और भारत में रेल मेट्रो का शुभारंभ 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया गया। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की संचालन समिति, दोस्तों जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा से सवाल आएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि संचालन समिति के बारे में पूछ रहा है। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष है उसमें अलग अलग समितियाँ थी, अलग अलग कमिटीज़ थी। तो B.R. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, प्रारूप समिति के थे। हमको संचालन समिति का पूछा है तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ड्रॉप करना चाहूँगा दोस्तों, आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं इनका संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से ये राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसका आंसर दिया मैंने, हाँ बिल्कुल, संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप देखेंगे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब संविधान समिति या संघ शक्ति समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय संविधान समिति और प्रांत से रिलेटेड जो भी आता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा उनके अध्यक्ष, ठीक है। उन्होंने राष्ट्र एकीकरण का काम किया था, ठीक है, विभिन्न प्रांतों के एकीकरण का। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल को बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो यूनेस्को का मुख्यालय आप बात करेंगे, जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है उनके हेडक्वार्टर्स जो पूछे जाते हैं, तो मैं बात बताना चाहूँगा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है दोस्तों, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वाशिंगटन डीसी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में क्या है दोस्तों, यूनिसेफ। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF है दोस्तों, सॉरी जो मैं आपको बता रहा था यूनिसेफ नहीं, UN और यूनिसेफ दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है दोस्तों। जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके मुख्यालय हैं। मैं बता दूं कि ऐसे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इंटरनेशनल या यूनियन से स्टार्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होते हैं, तो उनके मुख्यालय जिनेवा में है। एक खाली ये जो नीचे दिए हैं मैंने, इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में स्थित है दोस्तों। एक
दो ऑप्शन याद रखने हैं दोस्तों। और मैंने जो तो पॉइंट बताया कि जो भी इंटरनेशनल या वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहा है, तो वो सब का मुख्यालय जो होगा वो कहाँ होगा, जेनेवा में होगा। आपको दो एक्सेप्शन याद रखने हैं कि इनको याद रखना है। एक तो आईएलओ में नीचे ही दे, सॉरी आईएलओ तो जिनेवा में ही है, IFO, ठीक है। और एक IM, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये इंग्लैंड में है। और IFO आपको ध्यान रखना है, फूड वाला जो है रोम में है, इटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को दोस्तों। ये आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। और ये दूसरे जो नाम दिए गए हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर भारत में कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और भारत का शेक्सपियर जो है वो कहा जाता है कालिदास को। कपिल देव जो है इनको बोला जाना हरियाणा हरिकेन। हरिकेन का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक प्रकार का तूफान होता है हरिकेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इम्पॉर्टेंट नेशनल डे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो आपसे जो पूछा गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को आपको पता ही है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इसको आंशिक रूप से पहली बार लागू किया गया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आंशिक रूप से लागू किया गया। बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के असम में स्थित है? ऐसा पूछा, असम में कौन सा स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पढ़ते ही पता चल जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा ये दोनों असम में है। गिर जो है आपको पता है, गिर गुजरात में है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। तो मानस और काजीरंगा मैंने आपको बताया असम में है। गिर जो है गुजरात में है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामसर समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रामसर समझौता है क्या। तो पहले मैं आपको आंसर मार्क करवा देता हूँ। रामसर समझौता जो है 1972 में हुआ। अब ये रामसर समझौता क्या है? ये रामसर समझौता ये एक टाइप का कन्वेंशन है, समझौता है विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट वेटलैंड। ये दोस्तों किससे संबंधित है? वेटलैंड। अब वेटलैंड क्या होती है? आर्द्र जो भूमि होती है, आर्द्र भूमि वेटलैंड। ऐसी आर्द्र भूमि के लिए, ऐसे वेटलैंड के लिए जो क्या है, दैट हैज़ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ऐसे वेटलैंड्स। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भारत में लमसम आई थिंक 44 होंगे रामसर साइट्स जो होंगी। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती है यूनेस्को द्वारा, वैसे ही रामसर साइट भी डिक्लेयर की जाती है। और राजस्थान में बात करें तो केवलादेव जो है भरतपुर घना पक्षी अभ्यारण्य, उसको रामसर समझौता के तहत एक साइट मार्क किया गया, रामसर साइट मार्क किया गया, राजस्थान की एकमात्र है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौता जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। किससे रिलेटेड है? ये वेटलैंड से या आर्द्र भूमि से संबंधित है। ऐसी जो भी आर्द्र भूमि है जिनका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजी में, पारिस्थितिक तंत्र में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये था दोस्तों रामसर समझौता जो है 1972 में हुआ। बता दिया आंसर आपको, 1972 में हुआ। दूसरे जो ऑप्शंस थे कि 1885, तो दोस्तों पता होना चाहिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1960 की बात करें तो 1960 में सिंधु जल समझौता होता है पाकिस्तान के साथ में। और 1954 की बात करें तो ये पंचशील समझौता है दोस्तों। ये हमारे जो
प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये जो शीत युद्ध हुआ था, ठीक है, कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, उसके बाद में किसी भी महाशक्ति को, विश्व किसी भी महाशक्ति को सपोर्ट नहीं करने का डिसीजन लिया था, और ऐसा एक कन्वेंशन हुआ था 5 देशों के बीच में, इसीलिए से पंचशील समझौता भी कहा जाता है। ये 1954 में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मिज़ोरम की राजधानी क्या है? तो दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया है, कई बार राजधानी राज्यपाल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिज़ोरम की जो राजधानी है दोस्तों वो आइजोल है। हम्म, और अगर हम बात करें कि बाकी के जो शहर है वो किसकी राजधानी है, तो जो मिज़ोरम की तो आइजोल मैंने आपको बता ही दी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है दोस्तों, कोहिमा किसकी है? नागालैंड की है। अगरतला त्रिपुरा की है, और इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की पहली बैठक, तो दोस्तों जो बोला गया था कि संविधान सभा, बताया था मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें अभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष है ना, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करी थी, तो इनकी जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है दोस्तों। एक दिन छोड़ के, मतलब 10 को छोड़ के 11 को होती है आपकी दूसरी बैठक, और 13 दिसंबर एक दिन और छोड़ के क्या होती है आपकी तीसरी बैठक। और 26 नवंबर 1949 को मैंने अभी आपको बताया था, 26 नवंबर को बनाया जाता है संविधान दिवस। और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा भारतीय संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था। यही है हमारे पास में। इसमें कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस बैठक में फ्रांस की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति निर्वाचित किया गया। तो सबसे प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो सचिदानंद सिन्हा को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ध्यान रखना ये दोस्तों अस्थायी थे। फिर जो दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, उसमें इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का तय अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और फिर तीसरी जो बैठक होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव आप समझते हैं दोस्तों कि कोई भी जो लागू होता है, रूल बनता है, उससे पहले जो प्रपोजल होता है उसको प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये संविधान के स्रोत से प्रश्न आ गया है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका से किस चीज़ को लिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका से ये हमारे पास में मूल कर्तव्य है, इन्हें नहीं लिया गया। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है, वो साउथ अफ्रीका से दोस्तों लिया गया। तो अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे ऑप्शंस की। मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, मौलिक अधिकार अलग है, मूल अधिकार अलग है, और मूल कर्तव्य अलग है। मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो दोस्तों रूस से लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो ये यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये बता दिया मैंने आपको संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कि संविधान को किस प्रकार से संशोधन करेंगे, वो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर मैं बात करूँ समवर्ती सूची की, ठीक है, तो ये लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं, तो दोस्तों ये लिया गया है हमारा आयरलैंड से। तो संविधान और इसके स्रोत, संविधान सभा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान रह जाएगा आपको। मैंने अभी मैं 5 चीज़ें बता दी है कि जो हमारे मूल कर्तव्य है वो यूएसए से लिए गए हैं, सॉरी मूल अधिकार, ये मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमारे साउथ अफ्रीका से ली गई है। समवर्ती सूची जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कनाडा से, तो कनाडा से क्या लिया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है दोस्तों। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों ही आपको बताने हैं कि एक तो कनाडा से
हमारे भारतीय संविधान में क्या चीज़ ली गई है, और दूसरी जो चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति है वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इट इज़ आवर 14th क्वेश्चन। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर जिसको नहीं आता वो ऐसा ही लगाएगा सूर्य के जो सबसे पास में है। तो दोस्तों बुध सूर्य के सबसे पास में है, लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। इनकी पोजीशन बिल्कुल यही है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, फोर्थ पे है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है दोस्तों। सबसे गर्म जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। और ऐसा है क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, CO2 है, जो तापमान के लिए उत्तरदायी होती है। और अब अगर हम बात करें भारत में भी या विश्व का तापमान भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी CO2 या दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके बढ़ने की वजह से तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है क्योंकि यहाँ पे 90 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका कारण है। बुध मैंने आपको बताया सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी एक जलीय और नीला ग्रह है। और इसके अलावा मंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बोकारो स्टील और इस्पात उद्योग। दोस्तों अगर आपको नहीं पता चल रहा, इस्पात को बोलते हैं स्टील। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इन सभी पश्चिम बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है, लेकिन झारखंड में जो है उसका नाम है बोकारो। तो अब दूसरे बोकारो, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुरा है, ये देख लेते हैं हम। देखो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। बोकारो स्टील उद्योग झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। बोकारो झारखंड में स्थित है। उड़ीसा में रावरकिला है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुरा है। तो दोस्तों एक तो इस्पात संयंत्र है और एक लो इस्पात है, आयरन स्टील, और एक सिर्फ स्टील है संयंत्र है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप ये आपका वीडियो जो है बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप सुन ले कि अभी आप देख रहे हो कि कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स में भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये बनाने का काम कौन कर रहा है? अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो स्टील जो प्लांट्स होते हैं, मेटलर्जी प्लांट्स जो होते हैं, वहाँ पे मेटल्स को गलाने के लिए या वहाँ ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इन इस्पात उद्योग में या स्टील इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ऑक्सीजन वहीं पे बनाई जाती है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि एयर में से ही, हवा में से ही एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को या अलग अलग गैसों को अलग कर लिया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑक्सीजन ही वहाँ पे मिलेगी। ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देते हैं। और दोस्तों ऑक्सीजन वहाँ क्यों चाहिए? क्योंकि तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जलने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी स्टील प्लांट बताए हैं, चाहे ये दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल का हो, बोकारो झारखंड का हो, रावरकिला उड़ीसा का हो, या छत्तीसगढ़ का भिलाई हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अलग से पॉइंट्स भी अच्छे से दे रखे हैं कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में तो है, लेकिन ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। उड़ीसा रावरकिला में जो लौह इस्पात संयंत्र है ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में जो भिलाई लौह इस्पात है वो भी रूस की सहायता से लगाया गया था। और दुर्गापुरा में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में जो लौह इस्पात संयंत्र है वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। तो दोस्तों यह है आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।